स्वागत है दोस्तों आपका एसबीसी न्यूज में, जहां हम आपको देश के हर बड़ी अपडेट के बारे में सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आप कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र डाला गया आज की उन बड़ी खबरों के हेडिंग्स पर, जहां बंगाल से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक ममता का गढ़ नहीं भेद पाएगी बीजेपी, सर्वे में हुआ खुलासा। तो दोस्तों जानेंगे मौसम विभाग ने किस राज्य के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। तो दोस्तों आज फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अरुणाचल प्रदेश के गांव में चाइना की नई दीवार बनाने पर राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा, उनका वादा याद करो, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO ने जताया रोष, कहा बुजुर्गों से पहले युवाओं को टीका लगाना ठीक नहीं। और दोस्तों आज की बड़ी खबर किसान आंदोलन से निकल कर आ रही है, जहां किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर केंद्र सरकार में पसरा सन्नाटा। अमित शाह दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे। कल कोलकाता पहुंच रही है केंद्र चुनाव आयोग की टीम, विधानसभा चुनाव पर करेगी अहम बैठक। तो दोस्तों महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में बीजेपी को लगा एक बार और बड़ा झटका। 3113 सीटों के साथ शिवसेना बनी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी ने हासिल किया दूसरा स्थान। पीएम मोदी ने सूरत हादसे में 15 प्रवासी मजदूरों की मौत पर शोक जताया, मुआवजे का भी किया ऐलान। कांग्रेस मुख्यालय में आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कृषि कानूनों पर जारी करेंगे बुकलेट। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो चलिए पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं। इसको लेकर दो प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस TMC मैदान में है। सोमवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। ये TMC से बगावत करने के बाद भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। इससे पहले ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई है। भाजपा पूरी ताकत झोंकने में लगी है कि ममता को सत्ता से इस बार बेदखल किया जाए, लेकिन अभी जो सर्वे ABP सी वोटर की तरफ से जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक ममता की सरकार फिर से बनती दिखाई दे रही है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी TMC को 43% वोट शेयर के साथ पिछले चुनाव में मिले 211 सीटों के मुकाबले इस बार 158 सीटें मिलने का अनुमान है। वही बीजेपी को 102 सीटें मिल सकती है। हालांकि भाजपा के वोटर शेयर में उछाल दिखाया गया है। सर्वे के मुताबिक इस बार बीजेपी को 37.5% वोट मिलेंगे, जबकि ममता को 2% वोट शेयर और पिछली बार के मुकाबले 53 सीटों का नुकसान होगा। देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड और शीतलहर के बीच उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों में यहां बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ स्थानों पर रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में अगले 2 दिनों में हवा की दिशा बदलने की संभावना है और तापमान भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में 19 जनवरी को बारिश होने की आशंका जताई है। इससे पहले भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई थी। पहाड़ों से बर्फीली हवाओं के कारण शीतलहर चल रही है और कोहरे के साथ पाला भी पड़ रहा है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मौसम अपना तेवर दिखा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोहरे के साथ ही हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली में 22 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम 8 डिग्री पर रह सकता है। 19 जनवरी को तापमान में और बढ़ोतरी होगी। वही 20 जनवरी से एक बार फिर ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। बर्फीली हवाएं 2 से 3 दिन लोगों को सताएगी। जनवरी में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश भी हो रही है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड पड़ रही है। कश्मीर के कई इलाकों झील और जल स्रोत जम गए हैं। उत्तराखंड के ओली में तापमान -3 डिग्री के करीब पहुंच गया है। बागेश्वर में पाले के साथ साथ कोहरे का भी कहर है। सीमा सुरक्षा के मामले पर कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर अरुणाचल प्रदेश में चाइना के गांव बनाने की एक समाचार शेयर करते हुए लिखा कि उनका वादा याद करो, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। बता दें कि राहुल गांधी हर रोज भिन्न भिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हैं। राहुल गांधी आज किसानों के मामले पर भी दिल्ली में
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बता दें। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक हिंदी अखबार की समाचार शेयर की है। इस समाचार में बताया गया कि चाइना ने 1 वर्ष के भीतर अरुणाचल प्रदेश में LOC के 4.5 किलोमीटर के भीतर 100 घरों का एक गांव बना लिया है। एक अंग्रेजी चैनल ने इसे लेकर सैटेलाइट फोटोज भी प्रकाशित की है। इसमें एक तस्वीर अगस्त सन 2019 है और दूसरी तस्वीर नवंबर सन 2020 की है। पहली तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि एक स्थान पूरी तरह खाली है, जबकि नवंबर सन 2020 की तस्वीर में उस स्थान पर कुछ ढांचे बने नजर आ रहे हैं, जिन्हें चाइना का बसाया गांव बताया जा रहा है। दावे के अनुसार चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबानसिरी जिले में इस गांव का निर्माण किया है। LOC से सटा यह क्षेत्र हिंदुस्तान और चाइना के बीच लंबे समय से टकराव का विषय बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक ने कहा है कि अमीर देशों में युवा तथा स्वास्थ्य लोगों को गरीब देशों में बुजुर्ग लोगों से पहले कोविड-19 टीके लगाना ठीक नहीं है। जिनेवा में स्थित WHO के मुख्यालय में संगठन की 1 सप्ताह तक चलने वाली कार्यकारी बोर्ड की बैठक की शुरुआत करते हुए WHO ने इस बात पर रोष प्रकट किया है कि एक गरीब देश को टीके की मात्र 25 खुराकें प्रदान की गई, जबकि लगभग 50 अमीर देशों में 3 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों को खुराकें दी जा चुकी है। WHO प्रमुख ने कहा, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में ये एक बात कह रहा हूं। हालांकि उन्होंने देश का नाम नहीं बताया जिसकी वे बात कर रहे थे। बता दें कि अमेरिका, भारत, चीन, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब आदि तमाम देशों में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सभी देशों में प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और जिन्हें इसकी सबसे पहले जरूरत है उन्हें पहले टीका लगाया जा रहा है। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 55वें दिन में प्रवेश कर गया है। कड़ाके की सर्दी में दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच इस मसले पर किसानों की नेताओं की सरकार के साथ आज होने वाली 10वें दौर की वार्ता टल गई है। अब यह वार्ता बुधवार को होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक किसान संगठनों के साथ सरकार की ओर से होने वाली 19 जनवरी को बैठक टालकर 20 जनवरी दोपहर 2 बजे कर दी गई है। हालांकि अभी तक हुई 9वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। हालांकि आपको विस्तार से बता दें कि जितने भी अभी तक किसानों के साथ सरकार द्वारा की गई वार्ता सभी असफल हुई है। कल बंगाल में केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम एयरपोर्ट से सीधे बैठक के लिए जाएगी। इस दौरान विधानसभा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। 21 जनवरी यानी गुरुवार को टीम के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की कवायद तेज हो गई है। बुधवार शाम को राज्य के अधिकारियों के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग की अहम बैठक होने वाली है। उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य और पुलिस के नोडल अफसर शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा चुनाव आयोग के बाकी सदस्यों के साथ गुवाहाटी से कल कोलकाता पहुंच रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम एयरपोर्ट से सीधे बैठक के लिए जाएगी। इस दौरान विधानसभा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। 21 जनवरी यानी गुरुवार को टीम के साथ साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक भी होगी। अगले दिन यानी 22 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग की कवायद से पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब ने जिला अधिकारियों को विस्तार से रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि आधिकारिक रूप से चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी और TMC बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ममता का किले ढहाने पर उतारू हुए तो वही ममता ने भी बीजेपी को पटखनी देने का दावा किया है। TMC के कई दिग्गजों का पाला बदलकर जाना बीजेपी का हौसला बढ़ाने का काम कर रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। सत्ताधारी पार्टी शिवसेना इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। वही बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है, जबकि कांग्रेस को चौथा स्थान मिला है। 34 जिलों की 12,711 ग्राम पंचायत सीटों पर यह चुनाव कराया गया था, जिसमें से शिवसेना को 3,113 सीटें, बीजेपी को 2,632 सीटें, एनसीपी को 2400 सीटें, जबकि कांग्रेस को 1823 सीटें मिली है। तो दोस्तों अगर बात करें निर्दलीय उम्मीदवारों की, तो निर्दलीय उम्मीदवारों को भी
अच्छी कामयाबी मिली है। निर्दलियों की बात करें तो 2344 सीटें निर्दलियों के खाते में गई है। बीजेपी पार्टी इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के गठबंधन सरकार को कड़ी टक्कर देती नजर आई। इसी बीच बीजेपी ने दावा किया है कि उनके समर्थित कई निर्दलियों को भी इस चुनाव में बड़ी जीत मिली है। उधर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, यह चुनाव 31 मार्च सन 2020 को होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा था। चुनाव के नतीजे के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा, बीजेपी को हार मान लेनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि यहाँ की जनता किस पार्टी के साथ है, कौन उनके अच्छे के लिए काम करता है। शिवसेना ने कहा, ईडी, आईटी विभाग या सीबीआई भी बीजेपी को महाराष्ट्र में जीत नहीं दिला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के जिले में एक ट्रक की चपेट में आने से प्रवासी मजदूरों की मौत की घटना पर शोक जताया तथा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजा देने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक ट्वीट में कहा गया, सूरत में ट्रक हादसे में हुई मौत अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। आपको बता दें कि सूरत जिले के कोसांबा गांव में मंगलवार को सड़क किनारे सो रहे प्रवासी मजदूरों में से 15 की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि मारे गए सभी प्रवासी मजदूर राजस्थान से थे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 2 महीने होने को है, लेकिन अभी तक अन्नदाताओं की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। इस बीच कृषि कानूनों को लेकर शुरू से ही केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस दौरान राहुल कृषि कानूनों पर एक बुकलेट जारी करेंगे। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और सरकार के 10वें दौर की वार्ता अब 20 जनवरी को होगी। केंद्र ने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की वजह से इसमें देरी हो रही है। सरकार ने यह दावा भी किया कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और कहा कि जब भी कोई अच्छा कदम उठाया जाता है तो इसमें अड़चनें आती है। सरकार ने कहा है कि मामलों को सुलझाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि किसान नेता अपने हिसाब से समाधान चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें बस यहीं तक। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें।